नमस्कार। यूँ तो इस चैनल पर मैंने एनआईएसएम सर्टिफ़िकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक ऐसे सर्टिफ़िकेशन की बात आज मैं करने जा रहा हूँ, जिसको लेकर के मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है। ये जो सर्टिफ़िकेशन है, ये है डिपॉज़िटरी ऑपरेशन का सर्टिफ़िकेशन, जो कि किसी भी बैंक में अगर आप काम करते हैं, तो आपको इस सर्टिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इस सर्टिफ़िकेशन के करने के बाद ही आप बैंक में डिपॉज़िटरी ऑपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का काम कर पाएँगे। तो इस सर्टिफ़िकेशन में बाकी सारी डिटेल्स तो वैसे मैंने दूसरे वीडियो में शेयर की है, एक बार दोबारा से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सर्टिफ़िकेशन की जो फ़ी है वो 1500 रुपीज़ की है। एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 60% इसके पासिंग मार्क्स हैं, सर्टिफ़िकेट की वैलिडिटी 3 साल की होती है। इस सर्टिफ़िकेशन में आपको मिलता क्या है और आप क्या-क्या सीखते हैं, उसकी अगर आप बात करेंगे, तो आप बेसिक सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, इसके बाद आप डिपॉज़िटरी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे कि डिपॉज़िटरी में किस तरीके से काम होता है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। डीमैट अकाउंट के ऑपरेशंस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी इस सर्टिफ़िकेशन को करने के बाद। तो ये सर्टिफ़िकेशन अगर आप डीमैट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कार्य करते हैं, तो ये सर्टिफ़िकेशन हमेशा मैंडेटरी होता है। ख़ास करके बैंकों में इस सर्टिफ़िकेशन की डिमांड ज़्यादा है और वहाँ पे इस सर्टिफ़िकेशन को करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये कंप्लायंस का इश्यू हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो 25% जो मार्क्स है, यानी अगर 1 मार्क्स का है तो 0.25% किसी एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है, वो डिडक्ट होगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। यानी कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी आपको मौजूद है। हालाँकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए और आपके बेहतर जानकारी के लिए ये सर्टिफ़िकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जॉब के पर्पज़ से भी ये सर्टिफ़िकेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो आज मैं इसी सर्टिफ़िकेशन से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में जब आते हैं, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है, वो ब्रोकर के पास नहीं होता, वो डिपॉज़िटरी में होता है। अब डिपॉज़िटरी कौन-कौन से होते हैं? तो डिपॉज़िटरी जो हमारे यहाँ पे है, वो है एनएसडीएल। एनएसडीएल एक डिपॉज़िटरी है। दूसरी जो डिपॉज़िटरी है, वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल भी एक डिपॉज़िटरी है। तो ये एनएसडीएल और सीडीएसएल, यहीं पे आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है। तो कोई भी ब्रोकर हो, जैसे कि आप बात कर लें ज़ेरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है और भी बहुत सारे ब्रोकर मौजूद हैं। तो आप किसी भी ब्रोकर के यहाँ जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो एक्चुअल में वो जो ब्रोकर होता है, वो ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट किसी डिपॉज़िटरी में ओपन करता है। या तो वो एनएसडीएल के साथ में मेंबर होगा या फिर वो सीडीएसएल के साथ में मेंबर होगा। यानी हर ब्रोकर को एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के साथ में मेंबर बनना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी। कई बार आप बहुत सारे ब्रोकर से कांटेक्ट करेंगे जब आप ट्रेड करते हैं तो वो बोलता है कि आपकी डीपी आईडी क्या है। तो एक्चुअल में जो वो डीपी आईडी है वो यहीं से आता है। जो सीडीएसएल का मेंबर है उसकी डीपी आईडी अलग होगी, एनएसडीएल का जो मेंबर होगा उसकी डीपी आईडी अलग होगी। तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो या तो एनएसडीएल में ओपन होता है या फिर सीडीएसएल में ओपन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एनएसडीएल से रिलेटेड, मैं डिटेल में बात करूँगा किसी और वीडियो में। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इस डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अगर आपको बनना है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? और एनआईएसएम सीरीज़ 6 के एग्ज़ाम में इस वीडियो से आप 2 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एट लीस्ट इतनी तो क्लैरिटी मिलेगी कि क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, डिपॉजिटरी एग्ज़ाम देते टाइम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि हमारे यहाँ पे 2 डिपॉजिटरी है, जैसा मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताया, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कई बार आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं।
अगर आप एनएसडीएल और सीडीएसएल का फुल फॉर्म ध्यान से देखेंगे तो बहुत मिलता जुलता है, लेकिन सीडीएसएल में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत बार मैंने देखा है कि इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब बात आती है कि कौन सी एंटिटीज इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप बात करेंगे कि एंटिटीज कौन सी एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे कि जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा बैंक्स, फॉरेन बैंक्स इंक्लूड करके दोनों एलिजिबल होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, अगर कोई स्टेट के कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है या फिर उस स्टेट का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट के द्वारा प्रमोट किया गया है, वो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है। कस्टोडियन होते हैं सिक्योरिटीज के, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन, क्लियरिंग हाउस, वो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टॉक ब्रोकर जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनता है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के बाद ही वो डीमेट वगैरह ओपन कर पाएगा। एनबीएफसी जो हैं वो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट। तो कई बार इस एग्जाम में मैंने देखा है कि आपको ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी आइडेंटिटी एलिजिबल है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या तो उसमें ऑड जो होगा उसको आपको स्ट्राइक आउट करना होगा, या फिर ऐसा होगा कि चारों के चारों ऑप्शन होंगे सही और आपको ऑल ऑफ दीज सेलेक्ट करना होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से पार्टिसिपेंट, कौन कौन सी एंटिटीज एलिजिबल हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। अब बात आती है कि नेटवर्थ कितना होना चाहिए। इस नेटवर्थ को लेकर के भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेटवर्थ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 करोड़ रुपए का। अब बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं ब्रोकर बनना चाहता हूं। अब अगर आप ब्रोकर बनेंगे तो समझिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जब आप ब्रोकर बनना चाहते हैं तो ब्रोकर बनते टाइम पे आपको सबसे पहले सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसके बाद में किसी डिपॉजिटरी में अप्लाई करना पड़ता है, और फिर जाके आप ब्रोकर के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो सेबी की भी फीस आपको पे करनी होती है, और यहाँ पे भी आपको फीस पे करनी होती है, और साथ में आपको बहुत सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो मिनिमम नेटवर्थ अगर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं सीडीएसएल या एनएसडीएल के तौर पे, यहाँ जो मैंने लिया है ये सीडीएसएल का लिया है, वहां है 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए अगर आपका मिनिमम नेटवर्थ है तो आप एज ए स्टॉक ब्रोकर यहाँ पे एलिजिबल हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए सीडीएसएल में। एक और यहाँ पे क्राइटेरिया है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला तो ये भी पूछा जाता है कि कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए, ब्रोकर के लिए कितना नेटवर्थ होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, आया है। अब जो दूसरी चीज जो मैंने देखी है वो ये देखा है कि कई बार क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के ऐसे पूछते हैं कि क्या 1 करोड़ वाला नेटवर्थ अगर किसी का है तो वो क्या बन सकता है सीडीएसएल का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो आंसर होगा कि बन सकता है, वो बन सकता है, लेकिन उसके साथ में एक क्लॉज लग जाता है, उसके साथ में एक पॉइंट आ जाता है। पॉइंट ये है कि अगर आपका नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए का नहीं है और 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ से तो नीचे का होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये है। और अगर आपका नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए का है तो आपको अपने नेटवर्थ को बढ़ा के 2 करोड़ रुपए करने हैं। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आपका नेटवर्थ केवल 1 करोड़ रुपए का है तो आपके ऊपर जो डिपॉजिटरी है यानी कि जो सीडीएसएल है ये आपके ऊपर एक कैप लगाएगा। कैप क्या लगाएगा? कैप ये लगाएगा कि आप 5,000 अकाउंट से ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, 5,000 डीमेट अकाउंट से ज्यादा आप ओपन नहीं कर सकते। तो ये जो है ये कैप है जो कि लगा दिया जाता है अगर आपका नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ रुपीस तक का है। तो बाद में आपको अपने नेटवर्थ को बढ़ा के 2 करोड़ रुपए करने होते हैं, और फिर इसका प्रूफ भी आपको देना होता है। इस वीडियो में मैं इतना ही बात करना चाहूंगा। अगले वीडियो में वापस से चर्चा करेंगे डिपॉजिटरी को लेकर के, डिपॉजिटरी में किस तरीके से बैकएंड पे ट्रेड्स होते हैं, तो आपका स्टॉक्स कहाँ जाता है, पूल अकाउंट क्या होते हैं, और क्लियरिंग मेंबर अकाउंट क्या होता है। इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे जो कि काफी हेल्पफुल होगा इस सर्टिफिकेशन के लिए।
आप चाहें तो एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझसे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी डिटेल दी है, आप चाहें तो मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं।